तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय हिमरोज मिल्की। हम लोग पिछले वीडियो में क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में कई वीडियोस में लगभग 5-6 वीडियोस में पूरे डिटेल में एक एक उसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए थे सारे प्रावधानों को अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखा कि क्या व्यवस्था किया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था, उसके अंतर्गत कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई थी, क्या क्या प्रावधान किए गए थे। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि क्योटो प्रोटोकॉल का जो विकास क्रम है वो किस प्रकार से होता है और कहाँ होता है। उसी विकास क्रम की प्रक्रिया में हम लोगों ने देखा था कि यूएनएफसीसी का गठन होता है 1992 में, जो अर्थ समिट होता है पहला रियो डी जेनेरियो में। वहां से पर्यावरण या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को लेकर के रोकने को लेकर के एक जागरूकता बढ़ती है और यूएनएफसीसी का गठन किया जाता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन होता है। यहाँ तक हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर कभी आपको ऐसे लिखना हो एनवायरमेंट पे तो क्योटो प्रोटोकॉल का जिक्र आपको करना ही करना होगा, वहां पे दिखाना होगा क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में, या फिर आप जब सुझाव देंगे उसको रोकने के लिए इन्वायरमेंट चेंजिंग के संदर्भ में जो गैसेस निकल रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस, उसके रोकने के लिए जब सुझाव देंगे तो आपको क्योटो प्रोटोकॉल हर एक कीमत पर उल्लेख करना ही करना होगा। इस वजह से हम लोगों ने काफी डिटेल में उसको पढ़ लिया, कहीं भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई ऐसी बातें न, ऐसी चीजें न रहे जिससे कि आपको दिक्कत हो क्योटो प्रोटोकॉल को समझने में। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया है पूरा, आज हम लोग देखेंगे यूएनएफसीसी के तहत जो बैठकें होती है जिसकी चर्चा हमने किया था उसे बोला था कॉप, बोला जाता है COP, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलती है उसे। तो उस कॉप के बारे में जानेंगे जो यूएनएफसीसी के अंतर्गत होता है। हालांकि कॉप जो होता है वो कई सारे ऐसे संगठन है जो अपने बैठकों को कॉप जैसे बोलती है, लेकिन सबसे जो फेमस कॉप है यही यूएनएफसीसी के अंतर्गत होने वाले देशों की जो मीटिंग्स होती है, जो बैठक होता है, उसे ही कॉप कहा जाता है। और यह कॉप हर वर्ष होता है, अलग अलग देशों में आयोजित किया जाता है। और कॉप का आयोजन करता है यूएनएफसीसी जो संगठन है, जिसका गठन 1992 में किया गया था अर्थ समिट में। वही संगठन पर्यावरण को जागरूकता को लेकर के ग्रीन हाउस गैसेस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, उसके जो है कि उत्सर्जन के रोक के लिए इसकी बैठकें हर साल होती है। और उसी बैठक से क्योटो प्रोटोकॉल निकल के आया था, हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे यूएनएफसीसी के अंतर्गत होने वाले विभिन्न जो कॉप है। इंपॉर्टेंट है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता भी है कि 2012 में कॉप कहाँ हुआ था, या लेटेस्ट में पूछ देगा इधर 2017-18 में कॉप कहाँ होने वाला है, कौन सा कॉप का नंबर क्या है, कौन सा नंबरिंग है, इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो ये हम लोग देखेंगे कुछ कॉप, जिसमें कि एक बाली कॉप काफी इंपॉर्टेंट है, बाली कन्वेंशन की चर्चा किया गया। उसके बाद एक कोपेनहेगन और पेरिस, ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के बारे में भी हम लोग जानेंगे क्या यहाँ पे क्या प्रावधान किए गए। बाकी के कॉप आप लोगों से याद रखना है कि कहाँ पे हुआ है, आपके शुरू के कुछ कॉप याद रखना है और लास्ट के आपको कंटिन्यू याद रखते चलना है। जो भी कॉप होने होगा वो जगह आपको याद रखना है कि कौन से जगह पे हुआ था। और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए, एनवायरमेंट को हम लोग काफी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा और आगे अभी लगभग 5-7 वीडियो आप लोगों को और मिलेगा एनवायरमेंट का, तो वहां पे एनवायरमेंट हम लोग एंड करेंगे। उसके बाद एनवायरमेंट की जो करेंट की चीजें होंगी वो करेंट वाली चीजें हम बिल्कुल पब्लिक वे में आपको उपलब्ध कराते रहेंगे जगह जगह, ताकि आपको कहीं और दूसरी जगह जाने की जरूरत हो। ये हमारा लगातार प्रयास रहा है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे यूएनएफसीसी के तहत होने वाले कॉप। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, कॉप। यूएनएफसीसी के तहत होने वाले कॉप। अगर बात किया जाए, आप लोगों को याद होगा हमने 3-4 कॉप के बारे में बताया था कि पहला कॉप कहाँ हुआ था, दूसरा कॉप कहाँ हुआ, तीसरा कॉप कहाँ हुआ था। तो कॉप 1 जो होता है, याद है आप लोगों को कहाँ पे हुआ था? कॉप 1 होता है 1995 में, जगह का नाम है बर्लिन में। पहला जो कॉप होता है वो कहाँ होता है? बर्लिन में होता है 1995 में। यूएनएफसीसी का गठन कब होता है? 1992 में गठन होता है और 1994 में यह कार्य करना शुरू करता है। और 1994 के बाद ही पहला कॉप का आयोजन कर दिया जाता है 1995 में, बर्लिन में आयोजित किया जाता है। इस कॉप में भी कुछ निर्णय लिए गए थे, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी प्रकार के लोग देखेंगे कॉप 2। जब कॉप 2 की बात करेंगे तो ये होगा 96 में होगा और यह होता है जनेवा में होता है। फिर कॉप 3, वेरी इंपॉर्टेंट कॉप है ये। कॉप 3 होता है 97 में और यह होता है जापान के
क्योटो में, और इसी कॉप 3 में ही क्योटो प्रोटोकॉल निकल के बाहर आता है। हम लोग लिखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल का गठन होता है। क्योटो प्रोटोकॉल सामने आता है, यानी कि कॉप 3 में क्योटो प्रोटोकॉल आ जाता है हमारा। ये कॉप 3 क्या था? यूएनएफसीसी के तहत होने वाली बैठक थी जहां पे निर्णय लिया गया था। हमने कन्वेंशन और प्रोटोकॉल अकॉर्ड में अंतर आप लोगों को बताया था। तो ध्यान रखिएगा, यूएनएफसीसी क्या है? एक कन्वेंशन आयोजित करता है, उस कन्वेंशन में ही क्योटो प्रोटोकॉल निकल के आता है। यानी जो कन्वेंशन होता है, कन्वेंशन से ही प्रोटोकॉल निकल करके आता है। और कुछ निर्णय लेने के बाद, यानी कई 2 सालों के बाद 97 में हम एक ऐसे निर्णय पे पहुंचे कि प्रोटोकॉल हमने ला दिया, लेकिन अभी प्रोटोकॉल ये लागू नहीं हुआ था। 1997 में गठन होने के बाद भी, क्योटो प्रोटोकॉल बनने के बाद भी, यह लागू कब होता है? 2005 में लागू होता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पर्यावरण के प्रति किस प्रकार से जो उसको संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें कितनी दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या है? यहाँ पे पूरा दुनिया 2 भागों में बटा हुआ नजर आता है। एक श्रेणी होता है विकसित देशों की, जो औद्योगिकृत देश हैं, जिन्हें यहाँ औद्योगिकरण हो चुका है, और दूसरे श्रेणी में आते हैं विकासशील देश, जहां अभी विकास की प्रक्रिया चल रही है। एनवायरमेंटल इशू की जब भी बैठक होती है, विकसित और विकासशील देश आपस में एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और दोनों लोगों की जो भाषाएं होती है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का शुरू होता है। जो विकासशील देश है वह यह ब्लेम करते हैं विकसित देशों को कि आज जो पर्यावरण हानि हो रही है, या इन्वायरमेंटल चेंजिंग हो रहा है, या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है लगातार, ग्रीन हाउस गैसेस की सांद्रता जो लगातार बढ़ती जा रही है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विकसित देश है, क्योंकि उन्होंने आवश्यकता से अधिक कार्बन का उत्सर्जन किया है। औद्योगिकरण इस तरीके से अंधाधुंध किया है कि कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो गया, और वही प्रभाव हमें नजर आ रहा है। ये विकासशील देशों का ब्लेम होता है। जब विकसित देशों की बात किया जाए, तो विकसित देशों ये तर्क देते हैं कि भारत और चीन जैसे विकासशील देश जो लगातार कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और ये खराब टेक्नोलॉजी, खराब तकनीकी, इनके पास आधुनिक तकनीक नहीं है, जिस वजह से विकासशील देश अपने खराब टेक्नोलॉजी की वजह से, आर्थिक दरिद्रता की वजह से ये लगातार प्रदूषण फैलाते जा रहे हैं। यानी कि ये मान के चल रहे हैं विकसित देश कि कार्बन उत्सर्जन में विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देशों का भी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। इस वजह से विकसित देश चाहते हैं कि जो भी प्रतिबद्धता तय किया जाए, वह दोनों लोगों के लिए तय किया जाए, विकसित देशों के लिए भी और विकासशील देशों के लिए भी। लेकिन इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे, तो ये पूरा जो निर्णय रहा है, या जिस तरीके से बैठकों में जो है कि विकसित और विकासशील देशों में जो डिवाइडेशन होता है, वो कहीं से भी तार्किक नजर नहीं आता। विकसित देशों का जो ब्लेम होता है, दोषारोपण होता है, वो पूरी तरीके से बायस्ड होता है। वह जबरदस्ती का दोषारोपण विकासशील देशों पे करते हैं। विकासशील देश एक प्रक्रिया के तहत अभी विकासशील होने के कगार पे पहुंचने वाले हैं, अभी विकसित होने के कंडीशन में जाने वाले हैं। इनके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास आधुनिक इतनी वित्तीय सुविधाएं भी नहीं है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी को खरीद सके। तो इसका मायने ये नहीं होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम विकास करना ही छोड़ दें। जो लोग विकास कर चुके हैं, जो विकसित देश है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अब ऐसे देशों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वित्तीय सहायता के माध्यम से, अन्य माध्यमों से इतना सहायता करें कि ये भी पर्यावरण इमिशन या कार्बन जो उत्सर्जन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसों का जो इमिशन हो रहा है, उस इमिशन को कम कर सके। यानी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? विकसित देशों की जिम्मेदारी है कि अब वो मदद करें विकासशील देशों का, उनको विकास के पथ पे लाने के लिए, और ऐसे विकास के पथ पे लाने के लिए जिससे कि कार्बन का उत्सर्जन भी कम से कम हो, या ग्लोबल वार्मिंग गैसेस जो उत्सर्जित हो रही है उनका उत्सर्जन मिनिमम हो, न्यूनतम हो, उसे किसी तरीके से रोका जाए। हालांकि इसी यूएनएफसीसी की जो बैठकें होती है, इसमें कई सारे ऐसे प्रोग्राम आए गए जहां पे विकसित देशों ने खुल करके सहायता किया विकासशील देशों के लिए। ग्रीन क्लाइमेट फंड, ऐसे कई सारे फंड बनाएंगे, कोपेनहेगन क्लाइमेट फंड, अलग अलग बैठकों में कई फंडों की बात की गई, जहां पे विकसित देश फंडिंग करेंगे, पैसा देंगे, और वह पैसा विकासशील देशों को दिया जाएगा ऐसे कार्यों के लिए जिससे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कम से कम हो। यानी कि वन लगाने के लिए उनको आधुनिक तकनीकी प्रदान किया जाएगा, उनके जो है कि जो देश में जो फैक्ट्रियां चल रही हैं या जो भी उत्पादन कारखाने हैं, उनको इस प्रकार से आधुनिक बनाया जाएगा जिससे कि कम से कम कार्बन उत्सर्जित हो सके। इस वजह से ये जो यूएनएफसीसी जो बैठक होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक होती है। जब भी कॉप का बैठक हो तो आपकी निगाहें अब कॉप पे होनी चाहिए, ये कॉप के तहत क्या किया जा रहा है, क्या निर्णय लिया जा रहा है, क्योंकि यह जो कॉप का बैठक होता है, ये इन्वायरमेंटल चेंजिंग को लेकर के एक सेंसिटिव बैठक होता है, संवेदनशील मुद्दा यहाँ पे उठाया जाता है, और इस मुद्दे पे देखा जाता है कि विकसित और विकासशील देशों का क्या नजरिया है।
ये नजरिया ही तय करता है कि हमारे जो विश्व के लोग हैं या दुनिया के जो विभिन्न देश हैं वो इन्वायरमेंटल चेंजिंग के बारे में सोचते क्या है। क्या उन्हें लगता है कि इन्वायरमेंटल चेंजिंग दुनिया के कई देश जो छोटे छोटे द्वीप है वो डूब जाएंगे, ऐसे लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा, खाना मुश्किल हो जाएगा, जो समुद्र के किनारे लोग हैं वो निर्वासित हो जाएंगे, वहां से हट जाएंगे। तो क्या इसके बारे में दुनिया के अन्य जो बड़े देश हैं जो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, क्या वह संवेदनशील है कि ऐसे देशों को बचाया जा सके जो इन्वायरमेंटल चेंजिंग होने की वजह से समुद्र में डूबने वाले हैं या जिनका अस्तित्व खतरे में है। तो जब भी कॉप की बैठक होगी, आपकी निगाहें हमेशा होनी चाहिए कि कॉप के बैठक में कौन से देश, खासतौर से बड़े देश जैसे अमेरिका हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, उसके बाद जापान, जर्मनी, ये सब यूरोपीय यूनियन के कंट्री, इन सब देशों पे आपकी निगाहें होनी चाहिए, ताकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं बड़े बड़े देशों की है जो सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। छोटे छोटे जो देश हैं वो मुंह ताकते रहते हैं इन बड़े देशों की तरफ कि जब तक ये प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारा अस्तित्व बचना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, कैमलिन आइलैंड के जितने द्वीप हैं, ये सब समुद्र के किनारे बसे हुए छोटे छोटे द्वीप हैं। जैसे जैसे इन्वायरमेंटल चेंजिंग होता जा रहा है, समुद्र का जल स्तर जब बढ़ेगा तो यही सब द्वीप सबसे पहले डूब जाएंगे, फिजी डूब जाएगा। तो इन सब द्वीप बड़े देशों की तरफ मुंह ताकते हैं कि ये जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारे अस्तित्व पे संकट मंडराता रहेगा। इसलिए हमेशा ये चाहते हैं कि इन्वायरमेंटल चेंजिंग को लेकर के सभी लोग मिल करके आम सहमति से एक प्रतिबद्धता को व्यक्त करें, जिससे कि हम पर्यावरण में होने वाले डिग्रेडेशन को, इन्वायरमेंटल चेंजिंग को, जो भी घटनाएं उससे नुकसान होने वाले हैं उससे बचा जा सके और उन लोगों को, उन देशों के अस्तित्व को भी बचाया जा सके जो समुद्री जल स्तर के बढ़ने से खतरे में है या अन्य जो है कि इन्वायरमेंटल चेंजिंग होने की वजह से खतरे में। ये तो क्या सीधे सीधे देश की बात हम लोगों ने कर ली, जहाँ पे हम लोग स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से समुद्र का जल स्तर बढ़ने से कई सारे द्वीप डूब जाएंगे, तो उनके लिए क्या खतरा है। और हम लोगों ने पीछे इकोलॉजी वाला पोर्शन पूरा पढ़ा था। इकोलॉजी वाले पोर्शन में हम लोगों ने बात किया था बायोडाइवर्सिटी की, जैव विविधता की बात हमने बात किया। तो जैव विविधता के साथ हम लोगों ने कई सारी इकोसिस्टम की बात की थी। तो आप सोचिए जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो जैव विविधता भी नष्ट होगी। कई जगह ऐसे समुद्री केल्प होंगे जो समाप्त होंगे, बर्बाद होंगे। जब समुद्री केल्प समाप्त होगा तो वहां पे उस पर निर्भर रहने वाले जितने और जो समुद्री जीव जंतु हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो वो हमारा एक दूसरा नजरिया होगा कि इन्वायरमेंटल चेंजिंग होने से मानव का लॉस होगा, देश का लॉस तो होगा ही होगा, लेकिन पर्यावरण में हमारी जैव विविधता का भी लॉस होगा, जैव विविधता भी हमारी समाप्त हो जाएगी। और हमने बताया था कि उचित खाद्य श्रृंखला बरकरार रखने के लिए, उचित खाद्य श्रृंखला चालू रखने के लिए हमें जैव विविधता होना आवश्यक है, जिससे कि हमारी फूड चेन बनी रहे, फूड वेब की स्थिति हमारी बनी रहे। जब तक बेहतरीन फूड चेन और फूड वेब नहीं रहेगा तब तक हमारे पास जो पोषण स्तर है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। और पोषण स्तर को अच्छा होने के लिए जरूरी है कि जैव विविधता का अस्तित्व भी बनाए। तो ये एक दूसरा पहलू है जहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंटल चेंजिंग को लेकर के वहां पे उस चीज को दिखा सकते हैं, दूसरे पहलू को भी टच करा सकते हैं। जैव विविधता को, इकोलॉजी से जो टॉपिक जुड़े हैं सारे टॉपिक को इन्वायरमेंटल चेंजिंग को जोड़ करके दिखाएंगे। एक तरफ तो हम एक पहलू को तो हम बहुत हाईलाइट कर देते हैं, मानव को होने वाले नुकसान, देश डूब जाएंगे, कई सारे जो है कि जो द्वीप हैं वो डूबेंगे, वहां से मानव पर्यावसित होंगे, कितने लोगों की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जिसे हम शायद अच्छे तरीके से नहीं देख पाते हैं, लेकिन अब आप लोग देखेंगे, ताकि पिछले सारी वीडियोज में हमने उसको खूब अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। और दूसरा पहलू ये है जो हमारे जीव जंतु है, जब इन्वायरमेंटल चेंजिंग होगा तो हमारे जीव जंतु भी उससे प्रभावित होंगे, ना केवल मानव प्रभावित होगा, हमारे वन प्रभावित होंगे। जब वन प्रभावित होगा तो वनों में रहने वाले जीव जंतु प्रभावित होंगे। जब जीव जंतु प्रभावित होंगे तो उस जीव जंतुओं का असर खाद्य श्रृंखला पे पड़ेगा, फूड चेन पे पड़ेगा, फूड वेब पे पड़ेगा। जब फूड वेब और फूड श्रृंखला पे उसका प्रभाव पड़ेगा तो वह भी प्रभाव आकर के मानव के ऊपर ही इफेक्ट करेगा। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इन्वायरमेंटल चेंजिंग हो रहा है तो प्रभाव चाहे जिस तरफ से भी आए, लेकिन अंत में वह प्रभाव मानव के ऊपर ही पड़ने वाला है। इसलिए सबसे पहले हमें प्रयास करना होगा इन्वायरमेंटल चेंजिंग को रोकने के लिए। जीव जंतु प्रयास वहां पे नहीं करेंगे क्योंकि वो पूरी तरीके से हमारे ऊपर डिपेंड है। प्रकृति और नेचर ने जीव जंतुओं को इस रूप में ढाला है कि वो पूरी तरीके से नेचुरल तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। यानी जो इन्वायरमेंटल चेंजिंग हो रहा है वो मनुष्यों की वजह से हो रहा है, न कि जीव जंतुओं की वजह से हो रहा है। इसलिए प्रयास भी मनुष्यों को ही करना होगा, जीव जंतुओं को नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कोपेन को लेकर के,
कॉप 3 होता है 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल आ जाता है। प्रश्न में पूछता है कि क्योटो प्रोटोकॉल की उत्पत्ति कब होती है। कॉप 1, कॉप 2, कॉप 3 कब होता है, कहाँ पे होता है, स्थान भी पूछ सकता है। तो क्योटो जापान का एक प्राचीन शहर है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है 2007 में होता है कॉप 13 होता है, और कॉप 13 बाली में होता है। यहीं पे आता है बाली एक्शन प्लान, बाली रोड मैप यहाँ पे आता है। तो यहाँ कुछ चीजों का प्रावधान किया गया था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बाली, तो हम लोग बाली को देख लेते हैं। और आप लोगों को याद होगा बाली इंडोनेशिया में पड़ता है। जब बाली में कॉप होने वाला था, क्योंकि यह भी इन्वायरमेंटल चेंजिंग से जब समुद्री जल स्तर जब बढ़ेगा तो समुद्री जल स्तर बढ़ने से बाली भी प्रभावित होगा, यह भी डूबने के चांसेस होगा। तो बाद में यहाँ पे कई प्रयास किए गए थे। उस समय काफी ये चर्चा में था जब 2007 में बाली कन्वेंशन हो रहा था, यानी कॉप 13 हो रहा था, तो बहुत चर्चा में था बाली को लेकर के, क्योंकि पूरा एनवायरमेंटल चेंजिंग पे बात की जा रही थी। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में प्रतिबद्ध होकर के लागू हो चुका था। अब प्रयास किया जा रहा था कि इसके बाद की कंडीशंस क्या होगी। इसके बाद की कंडीशन पे भी चर्चा हो रही थी। फिर बाली कन्वेंशन में यहाँ पे ये बात किया गया कि 2009 के अंत तक क्योटो प्रोटोकॉल के स्थान पर हम एक नए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को लाएंगे। यानी कि यह भी तैयारी चल रही थी कि क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू हुआ, फिर 2009 के अंत तक माना जा रहा था कि क्योटो प्रोटोकॉल यदि अंत हो जाता है 2000, फिर बाद में उसकी प्रतिबद्धता को बढ़ाएगी, प्रतिबद्धता 1, प्रतिबद्धता 2 इसलिए किया गया क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल के स्थान पे हमें एक नई संधि लाने में बहुत लेट हो गया। 2007, 2009, 2010, 11, 12, 13 तक नहीं ला पाए, 14 तक नहीं ला पाए थे। हम लोग लाते कब है 2015 में आता है पेरिस एग्रीमेंट, जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे पूरी एक वीडियो में पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। यहाँ हम लोग देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल लागू होने के बाद लागू तो हो जाता है, उसकी प्रतिबद्धता 1997 में बनता है, 2005 में लागू होता है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के जो देश हैं वो कितने संवेदनशील हैं। 1997 में बनने के बाद उसे लागू होने में 2005 में लागू होता है, यानी कि 8 साल लग जाते हैं उसे इम्प्लीमेंट होने में क्योटो प्रोटोकॉल का। इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल लागू होने के तुरंत बाद ही इस बात पे चर्चा होने लगी कि क्योटो प्रोटोकॉल का जब समापन हो जाएगा तो उसके स्थान पर हमें एक नई अंतर्राष्ट्रीय संधि चाहिए। तो नई अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रयास इस बाली से ही होने लगा और बाली में कुछ नए प्रावधान भी लाए गए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉप 13 होता कहाँ है, 2007 में होता है बाली इंडोनेशिया। तो इसमें प्रावधान क्या किया गया था इसको समझिए। यहाँ पे मुख्य प्रावधान ये था कि 2009 के अंत तक क्योटो प्रोटोकॉल के स्थान पे एक नया अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन अपनाने का विचार किया गया, जिसमें जिसे बाली रोड मैप कहा गया था। और इसी बाली रोड मैप के स्थान पे लाया गया था बाली एक्शन प्लान, यानी रोड मैप जो तैयार किया गया उसके अंदर जो प्लान तैयार किया गया उसे बोल दिया गया बाली एक्शन प्लान। बाली में हुआ था इसलिए बाली रोड मैप, बाली एक्शन प्लान का जिक्र किया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा लिख लीजिए चूंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2009 के अंत तक क्योटो प्रोटोकॉल के स्थान पर, क्योटो प्रोटोकॉल के स्थान पर एक नए अंतर्राष्ट्रीय समझौता लाने पर विचार किया गया, जिसे बाली रोड मैप कहा गया। इसी रोड मैप के तहत जो प्रावधान किए गए उसे बाली एक्शन प्लान कहा गया। बाली एक्शन प्लान कहा गया था, राइट। बाली रोड मैप और बाली एक्शन प्लान क्या है, जुड़ा हुआ है, जो प्रावधान किए गए थे। तो यहाँ पे एक प्रावधान, 2-3 प्रावधान बहुत ही इंपॉर्टेंट किए। चलिए
तो बाली एक्शन प्लान के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किया गया, थोड़ा सा इसे हम लोग देख लेते हैं। बाली एक्शन प्लान के अंतर्गत बाली एक्शन प्लान के अंतर्गत नंबर 1 रीड प्लस का प्रावधान किया गया। रीड प्लस का प्रावधान किया गया, ध्यान रखिएगा ये रीड प्लस वनों से संबंधित है। रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टिंग एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इसे बोलते हैं। रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम deforestation, reducing emission from deforestation and forest degradation. फॉरेस्ट डिग्रेडेशन यही बोलते हैं रीड प्लस। इसका सीधा सा मतलब होता है जब हम जंगलों को, वनों को निर्वनीकरण करते हैं या वन का निम्नीकरण करते हैं, यानी जंगलों की कटाई करते हैं, तो उससे जो कार्बन का उत्सर्जन होता है उसे रोकने के लिए रीड प्लस प्रोग्राम लाया गया था। और रीड प्लस का मतलब होता था कि इसके अंतर्गत जो प्रावधान किया गया था रीड प्लस में, जो विकसित देश हैं वो फंड इकट्ठा करते हैं और ऐसे विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं वनों को विकास करने में, नए वन प्रबंधन करने में, वन को लगाने में, जिनसे जहां पे वनों के कारण कार्बन का उत्सर्जन होता है। जैसे कि अगर जंगल काटेंगे तो कार्बन क्या होते हैं, कार्बन सिंक्स होते हैं जंगल, जो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर जंगलों को काट दिया जाएगा तो कार्बन एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो कार्बन हमारे एनवायरमेंट में ही रहेगा। तो अगर जंगलों को हम बढ़ाएं, पेड़ पौधे लगाएं, तो पेड़ पौधे लगाने से क्या फायदा होगा कि पेड़ पौधे जब हम लगाएंगे तो ये कार्बन सिंक्स के केंद्र होंगे। कार्बन सिंक्स कार्बन को कैप्चर करेंगे। जब कार्बन कैप्चर करेंगे तो इन्वायरमेंट से कार्बन की कमी हो जाएगी। यही प्रयास किया जाता है रीड प्लस के तहत कि वित्तीय सहायता किया जाए, यानी कि ऐसे देशों को फाइनेंशियली सहायता दिया जाए कि वो नए वन लगा सके, वन का उचित प्रबंधन कर सके, अपने देश में संपोषणी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सके। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भूटान। भूटान में जो वनों का औसत है 72% उसके भागों पे वन है और वह पूरी तरीके से कार्बन निगेटिव कंट्री के रूप में पहचान अपना बना लिया है। अभी तक था वो कार्बन पॉजिटिव या कार्बन न्यूट्रल था, लेकिन अब वह इससे आगे बढ़कर के कार्बन निगेटिव की श्रेणी में पहुंच गया है। इसको ध्यान रखिएगा, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन न्यूट्रल और कार्बन निगेटिव क्या होता है, इस पे हमने चर्चा पिछले वीडियो में कर दिया था, जहां आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। अब हम कार्बन निगेटिव का नाम लेंगे, कार्बन पॉजिटिव या कार्बन न्यूट्रल का नाम लेते ही आपके दिमाग में तुरंत वो फ्रेमिंग हो जानी चाहिए ऑन द स्पॉट, इसका मतलब क्या होता है। तो रीड प्लस का प्रावधान किया गया, इसके तहत बात की गई। उसके बाद दो और चीजें लाएगी, अनुकूलन और शमन जैसी प्रक्रियाओं की भी बात की गई थी। तो अनुकूलन को बोलते हैं एडाप्टेशन और शमन को बोलते हैं मिटिगेशन। तो नंबर 2 लिख लीजिए यहीं पे। नंबर 2 क्या हो जाएगा, अनुकूलन इसे बोलते हैं एडाप्टेशन। तथा शमन को बोलते हैं मिटिगेशन। अनुकूलन और शमन की प्रक्रिया की बात की गई है। क्या होता है अनुकूलन और शमन, हम इस पे आप लोगों को चर्चा करेंगे, अभी समझा देते हैं, क्योंकि ये चीजें किताब में आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अनुकूलन क्या कह रहा है, शमन क्या कह रहा है। हम इसे अच्छे तरीके से भी एग्जाम्पल के थ्रू समझा देंगे, आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बसे। इसके बाद बात किया गया कि 2012 के बाद की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाए, यानी कि 2012 के बाद हम एनवायरमेंटल चेंजिंग को लेकर के क्या करें। जैसा कि हमने बताया था कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2 प्रतिबद्धताओं में डिवाइड किया गया था। एक डिवाइड क्या था, 2008 से लेकर के 12 तक की प्रथम प्रतिबद्धता बात की गई थी कि 13 से लेकर के 20 तक द्वितीय प्रतिबद्धता के तहत शामिल किया गया है कि 13 से लेकर के 20 तक में द्वितीय प्रतिबद्धता ये यहाँ तक चलेगी क्योटो प्रोटोकॉल की। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे कि जो प्रथम प्रतिबद्धता है, प्रथम प्रतिबद्धता की समाप्ति के बाद हम द्वितीय प्रतिबद्धता हेतु अभी तैयार नहीं थे।
यानी द्वितीय प्रतिबद्धता की भी चर्चा नहीं हो रही थी। तो ये हो रहा था कि 2012 के बाद की रणनीति हमारी क्या होगी, किस प्रकार से हम आगे इन्वायरमेंटल चेंजिंग को लेकर के बढ़ेंगे, कि 2012 के बाद की रणनीति क्या हो। यहाँ पे भारत और चीन जैसे जो विकासशील देश थे वो किसी भी हाल में अपने कार्बन उत्सर्जन कटौती के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाना नहीं चाहते थे, यानी कि वो कमिटमेंट नहीं करना चाहते थे कि हम इतना कर ही देंगे। ये स्वैच्छिक प्रतिबद्धता की बात करते थे कि हम अपनी स्वेच्छा से कार्बन उत्सर्जन में कमी की बात करेंगे, जहां पे 30 से 35% कार्बन उत्सर्जन कमी करने के लिए भारत भी तैयार होता है, चीन भी तैयार होता है। लेकिन जो विकसित देश है वो चाहते थे कि ये प्रतिबद्धता अनिवार्य किया जाए इनके ऊपर भी, खासतौर से भारत और चीन जैसे देश जो लगातार कार्बन उत्सर्जन बढ़ाते जा रहे हैं, इनका कार्बन उत्सर्जन भी वैश्विक रूप से काफी बड़ी मात्रा में। तो ये प्रक्रिया शुरू की गई थी। एक लास्ट में हो जाएगा 2012 के बाद की रणनीति पर विचार विमर्श कर। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2012 के बाद की रणनीति पर विचार विमर्श। देखिए बाली एक्शन प्लान तो हुआ, लेकिन बाली एक्शन प्लान में कुछ फायदे निकल करके आए, लेकिन उस समझौते तक नहीं पहुंच पाया गया कि 2012 के बाद एक एग्रीमेंट जो होगा, समझौता होगा, वो लागू किया जाएगा। प्रयास शुरू हो गया था, बाली एक्शन प्लान काफी सफल भी रहा। तो बाली एक्शन प्लान तो सफल रहा है, सफल इस वजह से भी रहा कि ठीक है, यहाँ पे अनुकूलन और समन जैसी प्रक्रियाओं की बात की गई। लोग जागरूक होते हैं कि ठीक है 2012 के बाद हमें कुछ न कुछ लाना है, इस वजह से यहाँ पे जागरूकता का स्तर बढ़ जाता है और लोग इसके प्रति सेंसिटिव, संवेदनशील हो जाते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल के बाद हमें तुरंत कोई न कोई संधि समझौता लाना होगा, जिससे कि इन्वायरमेंटल चेंजिंग के प्रयास में कोई बाधा ना आने। तो ये काम हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं अनुकूलन और शमन होता क्या है। हेडिंग डाल लीजिए अनुकूलन और शमन। इसको समझना, अनुकूलन और शमन को बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि ये चर्चा कई जगह आपकी आएगी और कभी आपको लिखना होगा तो अनुकूलन और शमन का उल्लेख जरूर करेंगे, इसको ध्यान दीजिए। तो हेडिंग डाल लीजिए अनुकूलन। सबसे पहले एडॉप्टेशन। इसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो अनुकूलन, एडॉप्टेशन का मतलब होता है कि जलवायु परिवर्तन से होने वाली समस्याओं से निपटने हेतु, जो जलवायु चेंजिंग हो रहा है, एनवायरमेंटल चेंजिंग से होने वाली जो समस्या हो रहा है, उससे बचाव करने हेतु, उससे पहले से ही अपने आप को जागरूक करने हेतु, निपटने हेतु अपने आप को अनुकूल बनाने की क्षमता ही अनुकूलन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर की बात करें, इसे मान लेते हैं कि सूखा पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन की एक समस्या है सूखा। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? इससे बचने का दो उपाय है। या तो हम जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है जिस वजह से उसे इतना ज्यादा रोक दें कि जलवायु परिवर्तन न हो, ये अभी संभव नहीं है कि हम तुरंत ऑन द स्पॉट उस स्थिति को रोक देंगे तो उसके बाद हमारा इन्वायरमेंटल चेंजिंग रुक जाएगा। ये अभी लंबा समय लगेगा, 1000-2000 वर्ष भी लग सकते हैं इस यहाँ तक पहुंचने के लिए। दूसरा उपाय क्या है कि सूखा अगर पड़ रहा है तो उससे बचने की हम क्षमता प्रदान कर लें, अपने आप को एडॉप्ट कर लें, एक ऐसी क्षमता ले लें कि अगर सूखा पड़ता भी है तो हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। तो यह जो क्षमता हम अर्जित करते हैं समस्या से निपटने के लिए, जलवायु परिवर्तन से होने वाली, उसी क्षमता को ही अनुकूलन बोला जाता है। यानी अपने आप को जलवायु परिवर्तन से होने वाली समस्याओं से निपटने हेतु क्षमतावान बना लेना ही उसे अनुकूलन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सूखा पड़ रहा है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि सूखे की स्थिति में हम ऐसी फसल की खोज कर सकते हैं, ऐसे फसल ला सकते हैं जो कम पानी में भी अपना फसल उत्पादन कर सकता है, यानी कम पानी में भी उसके उत्पादन पे कोई प्रभाव न पड़े। जैसे धान के से कई सारे किस्मों की खोज की गई है जिन्हें पानी की जरूरत बहुत ही कम होती है। हमें पता है कि धान तभी होता है जब पानी बहुत ज्यादा हो। मान लेते हैं धान का बीज हम डालते हैं, धान रोपते हैं, बारिश ही नहीं होता है, सूखा पड़ जाता है। जब सूखा पड़ जाएगा तो धान नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, यह हमारे लिए एक समस्या है। और इस कंडीशन में हम ये कर सकते हैं कि सूखा पड़ने वाली जो कंडीशंस है उस कंडीशन में हम ऐसे बीज की खोज कर ले तो उसे पानी की कम से कम आवश्यकता हो, तो हमें सूखे का कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो यह जो क्षमता हम प्राप्त करते हैं उसी क्षमता को बोला जाता है अनुकूलन। यानी कि जलवायु परिवर्तन से होने वाली समस्याओं से निपटने हेतु अपने आप को अनुकूल बनाने की क्षमता ही अनुकूलन कहलाती है। बिल्कुल आसान से शब्दों में आपने एडाप्टेशन को समझ लिया।
किताबों में पढ़ेंगे एडॉप्टेशन आपको समझ में नहीं आएगा, वहां पे न जाने क्या समझाना चाहते हैं वो, तो वो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे एडॉप्टेशन को समझिए। यहाँ सीधे मतलब हो गया कि जलवायु परिवर्तन से जो समस्याएं हो रही हैं उस समस्याओं को हम पहले से ही जागरूक हो जाए, निपट लें, यानी उससे निपटने हेतु अपने आप को क्षमता प्राप्त कर ले। यानी जब उस समस्या को हमें पता है कि जलवायु परिवर्तन से सूखे पड़ने की समस्या है, तो हम अपने आप को इतना सक्षम बना लें कि अगर सूखा पड़ता भी है तो हम इतना धान इतना गेहूं उत्पादन कर लेंगे कि हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम ऐसे नए किस्मों के बीज का प्रयोग करेंगे, नए नए आविष्कार खोज कर लेंगे, नए नए किस्म जो है कि हम उस प्रयोगशाला में प्रयोग करके पैदा कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें जो है कि उसका जो प्रभाव है जलवायु परिवर्तन का, वो प्रभाव कम हो जाएगा। इसी को बोल दिया जाता है एडॉप्टेशन, हम लोग बोल देते हैं। तो लिखिए अनुकूलन का अर्थ क्या होता है। देखिए जलवायु परिवर्तन से होने वाली समस्याओं से निपटने हेतु अपने आप को अनुकूल बनाना ही, निपटने हेतु अपने आप को अनुकूल बनाने की क्षमता, अनुकूल बनाने की क्षमता प्राप्त करना ही अनुकूलन या एडॉप्शन कहलाता है। यानी अनुकूलन का सीधा सा अर्थ हो गया कि निपटने हेतु अपने आप को अनुकूल बनाने की जो क्षमता होगी, अनुकूल बनाने की क्षमता प्राप्त करना ही अनुकूलन होता है। यानी कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हम अपने आप को इतना क्षमता, इतना सामर्थ्यवान बना लें कि हम उससे निपट सकते हैं पहले से ही। इसे बोला जाता है अनुकूलन बोला जाता है। अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात किया जाए, अगर हम इसे नेचुरल डिजास्टर के रूप में अनुकूलन की बात करें, तो वहां पे अनुकूलन का मतलब होगा कि जैसे अगर हमें यह पता लग जाए कि भूकंप बीच बीच में आते हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, तो भूकंप आने से पहले हम अपने मकानों को भूकंप रोधी बना लें, और इतना रोधी बना ले कि भूकंप अगर आता भी है रिक्टर स्केल पे 1.2.3 वगैरह के जितने भी भूकंप आते हैं जिस एरिया में, अगर हम उस एरिया अपने आप को इतना सक्षम बनाने में सक्षम होते हैं, इतना मतलब इस तरीके से अपने आप को अनुकूल बनाने में सक्षम होते हैं कि भूकंप का कोई प्रभाव हमारे मकान पे नहीं पड़ेगा, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक आपदा से अपने आप को एडॉप्टेशन हमने कर लिया है, अनुकूलन बना लिया है कि अब वहां पे प्राकृतिक आपदा आता है तो हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उससे दूसरे क्षेत्रों में अनुकूलन क्या हो जाएगा, वहां पे नेचुरल डिजास्टर, क्योंकि इन्वायरमेंटल चेंजिंग की हम लोग बात करें तो सूखे की स्थिति में ऐसा हो जाएगा। मान लेते हैं कि कुछ ऐसे घर हैं, ऐसे मकान हैं जो डूब सकते हैं, तो हम ऐसे मकान बना लें जो डूबे ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो अनुकूलन प्राप्त करने की स्थिति हो जाएगी। अब दूसरा आता है मिटिगेशन, जिसे बोलते हैं शमन बोलते हैं। शमन क्या होता है, शमन एक क्रिया होती है जिसके माध्यम से ग्रीन हाउस गैसें के उत्सर्जन को रोका जाता है। यानी ग्रीन हाउस गैसें को उत्सर्जन को रोकने की क्रिया, उसे कम करने की क्रिया को शमन कहा जाता है। कैसे रोका जाएगा, जैसे नई तकनीकी अपना करके, नवीकरण ऊर्जा का प्रयोग करके, ये सब सारी प्रक्रिया मिटिगेशन के तहत आ जाता है। तो उसको हम समझा रहे हैं, पहले लिख लीजिए मिटिगेशन। मिटिगेशन इसे बोलते हैं शमन। देखिए शमन वह प्रक्रिया है, शमन वह प्रक्रिया है जिसके तहत या जिसके अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का प्रयास किया जाता है। जैसे नवीकरण ऊर्जा का प्रयोग, नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी का प्रयोग, नई तकनीक का प्रयोग, etc। यानी एक तरफ हम लोगों ने देखा अनुकूलन, जो अपने आप को अनुकूल बनाने की बात करती है, समस्या आती है तो समस्या का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। दूसरी तरफ शमन की बात करती है, और शमन यह कह रहा है
कि जो समस्या जिस वजह से पैदा हो रहा है उसे हम रोक दें। हमें पता है कि क्लाइमेट चेंजिंग का जो प्रभाव बढ़ रहा है वो ग्रीन हाउस गैसों की वजह से बढ़ रहा है, तो शमन में वह प्रक्रिया शामिल किया जाता है जिससे कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोका जा सके, कम किया जा सके। तो हम लोग देखेंगे शमन और अनुकूलन एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू है। यानी कि हम शमन की प्रक्रिया जितना ज्यादा अपनाएंगे उतना अनुकूलन की क्षमता हमें कम प्राप्त करनी होगी। अनुकूलन की क्षमता हमें ज्यादा कब प्राप्त करनी होगी? जब इन्वायरमेंटल चेंजिंग बहुत ज्यादा हो, उससे होने वाली समस्या बहुत ज्यादा हो। जितनी ज्यादा समस्या होगी अपने आप को उतना ही ज्यादा हमें अनुकूल बनाना होगा, उसके लिए हमें उतना ही ज्यादा और क्षमता प्राप्त करना होगा। इसलिए हमने बात बोला था अनुकूल बनाने की क्षमता, हमने वर्ड वहां पे लिखा था। या क्षमता से मतलब यही होता है कि अगर समस्याएं बढ़ेंगी तो हमें अपने क्षमता में वृद्धि करना होगा, अगर समस्याएं कम होती हैं तो हमें अपनी क्षमता को कम करना होगा। तो शमन की प्रक्रिया हम जैसे जैसे अपनाएंगे तो हमें अपनी क्षमता को क्या करना होगा? कम करना होगा, क्योंकि शमन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोक देगी। जब ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रुकेगा तो इन्वायरमेंटल जो चेंजिंग प्रभाव है वह कम होगा। जब प्रभाव कम होगा तो हमें उतना अनुकूल बनने की या उतनी क्षमता प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी। यानी जैसे जैसे शमन की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अनुकूलन की प्रक्रिया धीरे धीरे कम होती जाएगी। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू हैं। तो शमन और अनुकूलन यह बताता है कि यदि हम शमन की प्रक्रिया नहीं अपना पा रहे हैं तो अपने आप को अनुकूलन की प्रक्रिया में आगे बढ़ाएं। यदि अनुकूलन की प्रक्रिया हम नहीं अपना पा रहे हैं तो हमें शमन की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ना होगा। यदि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने हेतु हम कोई नया प्रयोग या नया उपाय नहीं सुझा पा रहे हैं, हमारे पास नई चीजें नहीं निकल के आ रही है, ऐसी कोई युक्ति नहीं आ रही है जिस वजह से हम जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपट सके, तो उसका दूसरा वही उपाय है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या जिस वजह से हो रही है हम उसको रोक दें, और वही रोकने की प्रक्रिया होती है मिटिगेशन की प्रक्रिया होती है। तो हम लोग लिखेंगे दूसरे, यहाँ पे लिख लीजिए, समझ रहे हैं इसको अच्छे से समझ लीजिए। शमन और मिटिगेशन के दोनों में क्या संबंध है, तो यहाँ लिख लीजिए दूसरे शब्दों में, पैराग्राफ से निकल के लिखिएगा। दूसरे शब्दों में जिस कारण से जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो रही है, जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो रही है, उस समस्या को रोकने की प्रक्रिया ही शमन कहलाती है। यानी कि जिस वजह से समस्या, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उसे रोकने की प्रक्रिया क्या होगी? शमन कहलाएगी। रोकने की प्रक्रिया क्या होगी? नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, फिर नई जो है कि नवीकरण ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, ये चलता है। तो शमन और मिटिगेशन यानी कि एडॉप्टेशन और शमन, इसके बारे में अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया है, खुद दिमाग में बैठा लीजिए। ये यूपीएससी के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, पूछता है शमन और मिटिगेशन या अनुकूलन, एडॉप्टेशन क्या होता है। अब हम लोग आते हैं कोपेनहेगन में सम्मेलन होता है 2009 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। COP 15 2009 में होता है। स्थान क्या था? कोपेनहेगन। कमेंट करके आप बताएंगे कि कोपेनहेगन पड़ता किस देश में, कहाँ पे कोपेनहेगन है, ये बताएंगे। तो COP 15 2009 में होता है कोपेनहेगन में। यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण समझौते लाने का प्रयास किया गया। जैसे बाली में तो चला मिटिगेशन और जो है कि एडॉप्टेशन की बातें की गई, फिर वहां पे रीड प्लस की बातें की गई। तो कोपेनहेगन में भी ऐसा प्रयास किया गया। यहाँ पे वैश्विक प्रगति हेतु बेंचमार्क के रूप में 2% की सीमा निर्धारित की गई। उसके अलावा बेसिक जो देश थे, कौन से बेसिक देश को तभी बताते हैं, और यूएसए के बीच ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोक लाने का समझौते का प्रयास किया गया, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोपेनहेगन ग्रीन क्लाइमेट फंड की भी बात की गई यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड लाते हैं कोपेनहेगन में। फिर यहाँ पे देखेंगे कि यह समझौता पूरी तरीके से फेल हो जाता है, विकासशील देशों ने प्रतिबद्धता को स्वीकार नहीं किया। यहाँ पे बातें हम कर रहे थे कि विकसित और विकासशील देशों की जो प्रतिबद्धताएं थी वो कंपलसरी करने की बात की जा रही थी, लेकिन विकासशील देशों ने अपनी प्रतिबद्धता को स्वीकार नहीं किया। वो बोले हमारा स्वैच्छिक प्रतिबद्धता होगी, हम देखेंगे जो कम करना हो। खासतौर से भारत
और चीन को लेकर। हमने बताया था कि इन्वायरमेंटल जब भी कोई बैठक होती है तो वहां पे दो चीजें, जैसे बार बार जिक्र कर रहे थे, विकसित और विकासशील देश आपस में बंट जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही होता है, विकसित विकास देश आपस में बंट जाते हैं यहाँ पे भी, और इसी वजह से यह जो कोपेनहेगन सम्मेलन था बहुत अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से सफल नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे इस सम्मेलन में वैश्विक प्रगति हेतु 2 सेल्सियस के तापमान की वृद्धि को बेंचमार्क के रूप में स्वीकार किया गया। बेंचमार्क के रूप में स्वीकार किया गया। अब यह बेंचमार्क का क्या मतलब है, इसे समझ लीजिए, क्योंकि लिखेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, बस यहाँ पे समझिए। यहाँ बात किया गया कि औद्योगिक स्तर से पहले जो हमारे विश्व का तापमान था, ग्लोबल वार्मिंग जो जिससे हम बोलते हैं कि वैश्विक तापमान, तो विश्व का जो तापमान था उससे सिर्फ 2% की वृद्धि तक हम तापमान को लाएंगे। यानी कि मान लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग, हमारा औद्योगिकरण से पहले विश्व का तापमान अगर 20 सेल्सियस था, तो यहाँ पे बात की गई कि हम इतना कम लाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा 22 सेल्सियस तक ही अपने तापमान को ला सकते हैं, इससे ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। यानी पूरा प्रयास क्या किया जा रहा है यूएनएफसीसी के अंतर्गत, जो वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग की वृद्धि हो रही है, इसके तहत पूरा प्रयास यह किया जा रहा है कि हम किसी तरीके से उस तापमान तक पहुंचे जो पूर्व औद्योगिक काल तक था, यानी औद्योगिकरण शुरू होने से पहले जो तापमान था। तापमान की वृद्धि कब शुरू होती है? औद्योगिकरण के बाद, जब बड़े बड़े फैक्ट्रियां, चिमनियां जब पड़ती हैं तो उससे कार्बन उत्सर्जन होता है, ग्रीन हाउस और भी कई सारे सल्फर वगैरह निकलते हैं, इससे तापमान में वृद्धि हो जाता है। तो यहाँ पे प्रयास यह किया गया था कि हम उस तापमान को प्राप्त कर लें जो औद्योगिकरण से पूर्व था, और उसके लिए यह प्रयास किया गया कि औद्योगिकरण से पहले जितना तापमान था उससे ज्यादा से ज्यादा 2% अधिक तापमान तक होना चाहिए, उससे ज्यादा तापमान नहीं होनी चाहिए पृथ्वी की। तो ये बेंचमार्क तय कर दिया गया 2%, तो 2 सेल्सियस के तापमान का, तो उससे ज्यादा से ज्यादा 2 सेल्सियस अधिक तापमान हो बस। अगर 20 सेल्सियस था तो 22 सेल्सियस तक तापमान को हम किसी तरीके से लाने का प्रयास करें, जबकि औद्योगिकरण से पहले अभी का जो तापमान का अंतर है वो ज्यादा अंतर है, और उसी अंतर को कम करने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है कि किसी तरीके से उस अंतर को कम कर दिया जाए। तो यहाँ पे एक काम तो ये कर दिया गया, बेंचमार्क के रूप में 2 सेल्सियस तापमान का रख दिया गया कि ठीक है 2 सेल्सियस की सीमा निश्चित कर दी गई कि पूर्व औद्योगिकरण से 2 सेल्सियस तक का तापमान हम किसी तरीके से पहुंचने का प्रयास करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बेसिक देश है। बेसिक में कौन कौन आता है देखिए, बेसिक देश और यूएसए, इन्होंने कार्बन उत्सर्जन को लेकर के, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को लेकर के एक समझौता किया, रोक लगाने पर सहमति दी। बेसिक में लिख लीजिएगा, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, ये बेसिक देश में आते हैं। 4 देश, बेसिक देश तथा यूएसए किसके उत्सर्जन में, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाने हेतु समझौता करते हैं। यानी यहां से हम लोग देखेंगे अगर 2009 की बात किया जाए तो यहाँ पे जो बेसिक देश हैं वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पे, और खासतौर से अमेरिका भी शामिल था कि ठीक है उत्सर्जन पर रोक लगाने की समझौता किया जाएगा। यानी एक समझौते की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यही ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, जैसे यूएसए हो गया, चीन हो गया, है ना, साउथ अफ्रीका, इंडिया वगैरह, ये कार्बन उत्सर्जन में इसमें सबसे टॉप पे चल रहे हैं। ईयू हो गया, यूरोपियन यूनियन कंट्री। तो यहाँ पे एक प्रयास किया गया कि ठीक है कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए हम एक समझौता लाए। फिर यहीं पे एक काम और किया गया था, कोपेनहेगन ग्रीन क्लाइमेट फंड की भी स्थापना की बात की गई थी। हालांकि ग्रीन क्लाइमेट फंड आगे भी हम लोग देखेंगे, ग्रीन क्लाइमेट फंड कई लिखा आता है, तो यहाँ पे स्पेशल नाम दिया गया था कोपेनहेगन ग्रीन क्लाइमेट फंड।
यानी कोपेनहेगन ग्रीन क्लाइमेट फंड की भी यहाँ पे चर्चा किया गया। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे जो विकासशील देशों ने प्रतिबद्धता को स्वीकार यहाँ पे नहीं किया, इस वजह से यह सम्मेलन पूरी तरीके से फेल हो जाता है। लिख लीजिए, विकासशील देशों ने प्रतिबद्धता की अनिवार्यता को स्वीकार नहीं किया, प्रतिबद्धता की अनिवार्यता को स्वीकार नहीं किया। तो लिख लीजिएगा, यह सम्मेलन क्या हो गया, फेल हो गया, यह सम्मेलन असफल हो गया। तो सम्मेलन क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे विकसित और विकासशील देशों के मध्य फिर से एक विवाद हो जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं COP16। एक कॉप और है जो जहां पे थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे, फिर बाकी के कॉप के बारे में आप लोग ऐसे लिखेंगे। जैसे COP16 की बात किया जाए तो वो होता है कानपुर में होता है। फिर COP16 के बाद आता है COP18 होता है कतर में, वो इम्पोर्टेंट है। हम लोग COP18 लिख लेते हैं कतर में। हालांकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं COP16 कब होता है, 2010 में होता है। कहाँ पे होता है, कानकुन में होता है। अब ये भी आप बताएंगे कमेंट करके कि कानकुन कहाँ पे पड़ता है, किस देश में पड़ता है। उसके बाद होता है COP18 होता है 2012 में, और ये होता है कतर में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2012 में कतर में होता है COP। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कोपेनहेगन में किस तरीके से प्रयास किया गया। उसके अलावा हम लोग देख रहे थे कोपेनहेगन से पहले बाली में भी हम लोगों ने देखा। तो कोपेनहेगन में एक बेंचमार्क के रूप में 2 सेल्सियस की सीमा को निश्चित किया गया, इसलिए हम लोगों ने देखा था। यहाँ 2012 में, चूंकि यहाँ पे 2012 हम लोग देख रहे थे कि क्योटो प्रोटोकॉल की जो प्रथम प्रतिबद्धता थी वो समाप्त हो गई थी। तो प्रथम प्रतिबद्धता समाप्त होने के बाद एक ऐसी बात की जा रही थी कि क्योटो प्रोटोकॉल समाप्त होने के बाद एक नई संधि की तरफ हम लोग बढ़े। वो प्रयास लगातार बाली से ही शुरू हुआ, फिर 2009 कोपेनहेगन में भी, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे कतर में एक काम किया गया कि यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ संशोधन किए गए। एक संशोधन किया गया ये, यहाँ पे एक नया ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3 होता है, उसे शामिल कर लिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। इसी समय एक बड़ा झटका लगता है 2012 में, कनाडा क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर हो जाता है। उसके बाद न्यूजीलैंड हो गया, जापान हो गया, फिर रशिया फेडरेशन द्वितीय प्रतिबद्धता को मानने से अस्वीकार कर देते हैं। जैसे पहली प्रतिबद्धता 2012 में समाप्त हो रही थी क्योटो प्रोटोकॉल की, हम लोगों ने पढ़ा था। द्वितीय प्रतिबद्धता 2013 से शुरू होने वाला था। यहाँ पे जापान अलग हो जाता है, न्यूजीलैंड, और ये अपने आप को प्रतिबद्धता को अस्वीकार कर देते हैं। बोलते हैं हम प्रतिबद्धता से बंधे नहीं रहेंगे, हम स्वैच्छिक स्तर पे कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे, जैसा कि विकासशील देश करते हैं। स्वैच्छिक स्तर पे कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं, क्योंकि ये विकसित देश है, न्यूजीलैंड, जापान वगैरह। तो ये अपनी प्रतिबद्धता से हटने का मतलब हो गया कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा संवेदनशीलता क्लाइमेट चेंजिंग को लेकर के, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को लेकर के कम देखी जा रही है। खासतौर से जब कोई बड़ा देश हटता है, खासतौर से कनाडा जब हटता है, तब झटका लगता है ज्यादा बड़ा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे पेरिस कन्वेंशन होता है क्योटो प्रोटोकॉल के स्थान पे लाने के लिए, वहां पे अमेरिका हट जाता है। तो ये भी एक बड़ा टेंशन होता है कि अमेरिका जैसा जो ट्रम्प आता है, ट्रम्प हट जाता है पेरिस कन्वेंशन से। यहाँ पे होता है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एक काम होता है कतर में, यहाँ पे नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3 को ग्रीन हाउस गैस का मान्यता दिया गया। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से मान्यता दिया गया था क्योटो प्रोटोकॉल के तहत, आपको याद होने चाहिए, हमने बताए थे। वो जो गैस होते हैं NX1 में शामिल होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन करके, क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन करके नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, इसे बोलते हैं NF3 को ग्रीन हाउस गैस के रूप में मान्यता प्रदान किया। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक चीज यही देखेंगे, कनाडा क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर हो जाता है, कनाडा क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर इसी समय होता है। फिर यहां देखेंगे जापान, न्यूजीलैंड और रसिया क्योटो प्रोटोकॉल के
द्वितीय प्रतिबद्धता से बाहर हो जाते हैं, यानी मानने से पूरी तरीके से अस्वीकार हो जाते हैं। बोल देते हैं जो द्वितीय प्रतिबद्धता है उसे हम नहीं मानते। हालांकि ये स्वैच्छिक प्रतिबद्धता की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, स्वैच्छिक रूप से इसे मानते। तो अब आते हैं 2018 में हो गया, 2012 हो गया 18वां कोप। उसके अलावा जो कोप अगला जो कोप होगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कोप है, जैसे कि हम लोग देखेंगे 2013 में 19वां कोप होता है वार्सा में, फिर 21वां कोप होता है 2015 में पेरिस में। तो पेरिस के बारे में एक पूरा वीडियो अलग से लाएंगे हम, जो पेरिस एग्रीमेंट पे होगा, यानी पेरिस के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर देंगे, जिससे कि कभी अगर प्रश्न बने तो वो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 21वां कोप होता है, उससे पहले जान लीजिए 19वां कोप होता है 2013 में होता है, वार्सा में होता है। वार्सा कहाँ होता है ये बताएंगे आप लोग। तो कोप 19 होता है 2013 में, वार्सा में होता है, इसे आप लोग बताएंगे। फिर उसके बाद कोप 21 होता है 2015 में, ये कहाँ पे होता है, पेरिस में होता है। और इसी कोप के तहत पेरिस समझौता लाया गया, तो इसे बोला जाता है पेरिस एग्रीमेंट। और इसी पेरिस एग्रीमेंट पर ओबामा सहमत थे, लेकिन जब ट्रंप की सरकार बनती है तो ट्रंप साहब पेरिस एग्रीमेंट को खारिज कर देते हैं, उससे बाहर निकल आते हैं। क्यों खारिज कर देते हैं, क्यों बाहर निकल आते हैं, इसकी चर्चा हम जब पेरिस एग्रीमेंट पे जो वीडियो लाएंगे तो उस वीडियो में हम बताएंगे कि क्यों वो बाहर निकल आते हैं, क्या रीजन, क्या प्रावधान किया गया था, ये क्यों लाया गया था, पेरिस समझौता की इतनी चर्चा क्यों थी। हम लोग अभी भी देखते हैं कि ये COP 21 को अभी भी पूछा जाता है। 2019 में, 2018 पिछले साल जो पीसीएस एग्जाम हुआ था वहां भी पूछा था COP 21। COP 21 क्या था, पेरिस, यानी इसकी इंपोर्टेंसी को समझ सकते हैं, काफी एक चर्चित रहा है। जो अभी 4 साल बाद भी COP 21 पूछा जाता है, जो कि COP 20 जो है कि 4 पूछना चाहिए था, COP 23 पूछना चाहिए था, लेकिन ये पूछता है COP 21 पूछा जा रहा है। तो जिसका सीधा सा मतलब है कि पेरिस एग्रीमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका अलग से पूरा एक वीडियो लाएंगे जो पेरिस एग्रीमेंट पे होगा। उसके बाद COP 22 होता है 2016 में होता है, मराकेश में होता है। तो ये बताएंगे आप लोग मराकेश कहाँ है, इसको जरूर बताएंगे, जान लीजिए। COP 22 होता है 2016 मराकेश में। इसके बाद होता है COP 23 2016। देखिए ये सारी करंट की चीजें हैं, हर साल COP होता है, इसको ध्यान रखिएगा, हर साल होता है COP। और जब हर साल होता है तो हर साल आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पे COP होता है। तो COP जो 17 होता है वो होता है बान में होता है। बान कहाँ होता है, बॉन, तो बॉन होता है कहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, वोन, ये कहाँ है ये बता देंगे, वोन कहाँ पे पड़ता है, सब ये यूरोप में है, ध्यान रखिएगा। और COP 24 2018 में हो गया है COP 24। यहाँ ये हुआ था पोलैंड में हुआ था, काटोविस में हुआ था। पोलैंड में एक जगह है काटोविस, तो काटोविस ये ध्यान रखिएगा। अब होता है COP 25 2019 में होगा, दिसंबर में होगा। कहाँ पे होगा, ये ब्राजील में होगा। तो ये जो COP है इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से प्रश्न पूछते रहे, बनता है यहाँ से प्रश्न, COP के बारे में पूछ देता है कौन सा COP है। थोड़ा सा कठिन बनाना होगा तो एक तरफ देगा COP, एक तरफ देगा सन, और मिलाने के लिए दे देगा कि मिलाइए, क्योंकि जरूरी है। अब COP के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, तो अब जब भी COP की बैठक होगी तो आप लोग तुरंत वहां पे आपकी निगाहें जाएंगी, आप उसे केयर करेंगे, उसको जो है कि नोटिस करेंगे कि COP में हो क्या रहा है, क्योंकि COP के बारे में आप अच्छे तरीके से जान गए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपने अच्छे तरीके से जान लिया है, UNFCCC के बारे में भी आप अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, जान लिए। तो अब जो वैश्विक घटनाएं होंगी आपके निगाहों में होंगी। इसी वजह से बोलते हैं जब एक बार क्रमबद्ध रूप से हमारे साथ पढ़ेंगे तो फिर आपकी चीजें, आप हर एक चीज को नोटिस करना शुरू कर देंगे, आपको लगेगा कि ये हमारे काम का चीज है। जो ही COP की बैठक होगी आप तुरंत नोटिस करेंगे कि हाँ ये हमारे काम की चीज है, तो आप उसे नोटिस करेंगे। कुछ चीजें पॉइंट मिलेगा तो आप अपने कॉपी पे नोट भी करेंगे। यही होता है जो है कि एक जागरूकता कि आप तैयारी के प्रति वास्तव में सचमुच में जागरूक है या नहीं। अगर जागरूक होंगे तो ये सब चीजों को केयर करेंगे। न्यूज़पेपर में फिर आप ये सब चीजें खोजेंगे। न्यूज़पेपर में आप ये नहीं खोजेंगे कौन किसके साथ भागा, कौन जाकर के आत्महत्या किया, कौन मर गया, मोहल्ले में किसके यहाँ चोरी हुआ। आजकल के न्यूज़पेपर पता यही आता है। तो आपके लिए ये सब सारे न्यूज क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से न्यूज एकदम बेकार होगा, वेस्ट न्यूज होगा। आप खोजेंगे ये सब चीजें, नेशनल इंटरनेशनल की चीजें, कुछ राष्ट्रीय ऐसे घटनाक्रम खोजेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे जो है कि
यूपीएससी या हमारे जो बौद्धिक स्तर है उससे जुड़ा हुआ हो। कौन किसके साथ भाग रहा है, कौन कहाँ पे मर रहा है, इससे हमारे बौद्धिकता लेवल से कोई मतलब नहीं है। वो लोकल न्यूज है, लोकल न्यूज एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं। यूपी पीसीएस यूपीएससी के पेपर में नहीं आएगा कि इलाहाबाद के नैनी पुल पे कौन जाकर के मरा था, ऐसा प्रश्न आने वाला नहीं है। तो उन सब चीजों से अपने आप को दूरी बना करके रखिए। इसलिए हम लोकल न्यूज़पेपर का विरोध करते हैं कि लोकल न्यूज़पेपर मत पढ़िए। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, ये सब न्यूज़पेपर अगर पढ़ना है तो ऑनलाइन आप इसके एडिटोरियल पढ़ लीजिए। एडिटोरियल पढ़ेंगे वो ज्यादा काम करेगा, संपादकीय पढ़ लीजिए वो काम हो जाएगा। बाकी लोकल चीजें जब पढ़ने शुरू कर देंगे तो आपकी हैबिट हो जाती है लोकल चीजों पढ़ने की। जब हैबिचुअल हो जाते हैं आप लोकल घटनाओं के बारे में, तो लोकल घटनाओं में हैबिचुअल होने का मतलब डेली सुबह का 2 घंटा आपका जाएगा, वही एक एक लाइन पढ़ डालेंगे, मोहल्ले में क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इससे थोड़ा सा दूरी बनाइए। तो ये हो गया काम। एक वीडियो आपको मिलेगा पेरिस एग्रीमेंट पे, और तो उसमें हम लोग पेरिस एग्रीमेंट पे चर्चा करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, इस वजह से अलग से वीडियो लाना जरूरी है। अदरवाइज यहाँ पे बताया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अलग वीडियो इसलिए जरूरी है ताकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरिस एग्रीमेंट को समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।